हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 12th की मैथमेटिक्स की बुक है, जो अब हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होगी इस लेक्चर से, उसका चैप्टर नंबर 7 है अपना इंटीग्रल्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये कम्प्लीटली हमारा इंट्रोडक्शन बेस्ड है। इसके अंदर हम बेसिक समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके फॉर्मूले भी देखेंगे, कैसे इंटीग्रेशन की जो हमारे पास आई है प्रॉब्लम्स वो कैसे अराइज्ड हुई थी, और ये सब हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर, ताकि हम इजीली एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। ओके, तो जो डिफरेंशिएशन था काफ़ी अच्छे से मैंने आपको कोशिश की थी कि समझा सकूं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है, और अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है आपके लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रल्स। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या पढ़ा अभी तक, मैं आपको वापस से एक बार बताती हूँ। जैसे एफ एक्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन था तो हम क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम फंक्शन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते थे तो इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहते थे। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं आपको ऐसे ही समझा दूँ तो इंटीग्रेशन हमारा एंटी डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव से मेरा मतलब ये है कि जो डिफरेंशिएशन है इसका जस्ट अपोजिट जो प्रोसेस होता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे इतना क्लियर हुआ नहीं, राइट? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे और इसका बेसिक क्लियर करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई शेप होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, और मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इनके डायमेंशंस, और मैं फिर कहती हूँ कि इनके एरिया यहाँ पे आप मुझे बताओ, तो आप इजीली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके इनका एरिया बता सकते हैं। तो पेरीमीटर तो हमें पता ही है कि हमारी बाउंड्री होती है, और एरिया क्या होता है कि कितना एरिया यानी कितना पोर्शन जो है एनक्लोज्ड हुआ है हमारी इस बाउंड्री के अंदर, तो उसे हम एरिया कहते हैं। तो इसी तरीके से जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इनकी प्रॉब्लम कैसे मोटिवेट हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम मोटिवेट हुई थी बाय द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग एंड कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन। मतलब अगर हमारा फंक्शन गिवन था तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे डेरिवेट कर देते थे, लेकिन अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो हमने देखा कि जब भी हम इन फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते थे तो इस कर्व के अंदर कुछ रीजन क्या होता था, बाउंडेड होता था। तो यही जो रीजन बाउंडेड है ये क्या बताता था, फंक्शन का एरिया बताता था। तो इसी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आई इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका यूज करके हमने क्या पता किया कि ये जो कर्व है इसके अंडर जितना एरिया बाउंडेड है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सके। ओके, इस तरीके से आपको बताइए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा 0,0 यहाँ पे ओरिजिन है। अभी यहाँ पे हम 2D में देख रहे हैं इसलिए दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस साइड हमारी एक्स नेगेटिव है, इस साइड हमारी एक्स पॉजिटिव है, इस साइड वाई पॉजिटिव है और इस साइड वाई नेगेटिव है। ओके, तो इंटीग्रल हमें बताएगा क्या, इंटीग्रल हमें बताएगा एरिया इनक्लोज्ड के बारे में। ओके, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, और डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। ओके, तो अब हमारे पास इंटीग्रल जो हम कह रहे हैं ना, इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। इंटीग्रल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट का मतलब है कि कोई वैल्यू हमें पर्टिकुलर पता है, कोई चीज डिफाइन है, लेकिन इनडिफाइंड का मतलब है, इनडेफिनाइट का मतलब है कि कोई चीज इनडेफिनाइट है, मतलब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने इसी तरीके से दो पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड किया है, एक है अपना डेफिनाइट इंटीग्रल और दूसरा है अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन गिवन है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ये हमारी अपर लिमिट होती है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। ओके, जब आप इसका इंटीग्रेशन करना सीख जाओगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, मतलब अगर हम इस फंक्शन का यहाँ पे लिमिट्स लगा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और हमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलती है, इसका मतलब हमें एक डेफिनाइट यहाँ पे वैल्यू मिली है, तो ये क्या एक डेफिनाइट इंटीग्रल है। वेयरएज अगर इस तरीके से हम कोई फंक्शन है, यहाँ पे हमने लिमिट्स प्रोवाइड नहीं की हैं क्योंकि हर एक फंक्शन की लिमिट अलग भी हो सकती है। यहाँ पे इन जनरल में हम बात करें, अगर हम इसका जनरल फॉर्म हमें निकालना है तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और हमें एक जनरल फॉर्म मिलता है, यानी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं मिलती है, तो उस समय क्या होगा कि ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट सी है इसका यूज हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि
अगर हम जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं तो किसी फंक्शन के लिए वो जनरल फॉर्म तो है, लेकिन अगर जैसे ही फंक्शन की कोई वैल्यू हमें मिलेगी तो उसका कांस्टेंट आएगा, साथ में एक जनरल फॉर्म भी आएगी और साथ में कांस्टेंट भी आएगा। तो हमने सी यहाँ पे इसलिए यूज किया है किसी कांस्टेंट वैल्यू के बदले, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे सी का यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस सिर्फ एक यहाँ पे चीज नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी है। डेफिनाइट इंटीग्रल और इनडेफिनाइट इंटीग्रल जब मिल जाते हैं, यानी कि दोनों की कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं। ओके, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके सबसेट है। ये एक बड़ा सेट है और ये इसके छोटे छोटे सेट है, दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, तो जो हमारे पास कनेक्शन है बिटवीन डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, उसे ही हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अभी तक तो हमने थोड़ा सा ही बेसिक समझा है, और मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि हमारा जो इंटीग्रल है वो इसीलिए आया है ताकि हम एरिया जो इनक्लोज्ड है कर्व के अंदर उसको फाइंड आउट कर सकें। और साथ ही में हमने डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रल समझे हैं। इंटीग्रल जो हमारे पास इनडेफिनाइट होंगे उनके अंदर कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, वेयरएज डेफिनाइट इंटीग्रल्स के अंदर कोई कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और हमने ये भी देखा है दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं, एंड जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है उसे हम इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम दोनों टाइप ऑफ कैलकुलस जो यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रल्स, उनको फाइंड आउट करेंगे। ओके, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो इंटीग्रल्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, इसका एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी एक इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। वही मैं आपको समझा देती हूँ। कोई फंक्शन गिवन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव करते थे, यानी उसका जो डेरिवेटिव करने का प्रोसेस है जिससे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो करते थे, तब होता क्या था, dy अपॉन dx के फॉर्म में इसको लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे आपको मैं बता देती हूँ, दोनों इनवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब जैसे हम इनवर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a इनवर्स कहूँ तो आपको पता है इसे 1 अपॉन में a लिख सकते हैं। तो यही देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या प्रोसेस होता है और कैसे एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो मैं आपको समझा रही थी कि अगर हम a इनवर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 अपॉन में a को उसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a इंटू में a की पावर -1, जिसका मतलब है ये a का इनवर्स है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, आपके पास इनवर्स प्रोवाइडेड है, मतलब अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, और दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद वहां पे हमें मिलना चाहिए 1। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो और साथ में हम किसी चीज का यहाँ पे क्या हो, हमारे पास डी हो यानी कि डिफरेंशिएशन हो, तो उस समय क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जैसे dy अपॉन dx वैल्यू दे रखी है fx के इक्वल, यानी ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो अब इंटीग्रेशन और इसके बीच में देखते हैं कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो dx दिखाई दे रहा है हम इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये fx इंटू dx हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, और उसके बाद हमने देखा कि ये जो d और जो इंटीग्रेशन है दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इन दोनों से वैल्यू आएगी 1। तो इन दोनों से यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 इंटू वाई करेंगे तो यहाँ पे आ गई वैल्यू y, और इस साइड हमें इंटीग्रेशन करना है fx dx का। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने क्या किया, एक फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, उसको डेरिवेटिव निकाला उसका, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास y की वैल्यू आई इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे अगर आपको बोला है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो dx दिखाई दे रहा है इसको ले जाएंगे कॉस एक्स की साइड। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ d साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx आ जाएगा, क्योंकि हमने dx को इस साइड ले जाने के बाद हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन इंटू में d हो जाएगा 1, 1 इंटू में साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे cos x और dx है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या समझा है कि ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा था d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको d अपॉन डी एक्स ऑफ एक फंक्शन दे रखा है और इसके इक्वल में कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे ये दे रखा है आपको d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू, मान लेते हैं आपको y दे रखा है, तो जब आप y का इंटीग्रेशन करोगे ना, इसका मतलब ये है कि अगर इसका डिफरेंशिएट होकर ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसका इंटीग्रेशन होगा y का इंटीग्रेशन, तब हमें fx मिलेगा।
ये है इसका मतलब। ओके, तो काफी सिंपल है। आप देख रहे हो कि दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स है। जब डेरिवेटिव करेंगे तब हमें ये मिलेगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें डेरिवेटिव वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो दोनों के एक दूसरे के इनवर्स हैं। ओके, तो हमने देखा कि इस तरीके से अगर इसमें कोई कांस्टेंट हो, अगर इसमें कोई कांस्टेंट भी ऐड कर दोगे आप, यहाँ पे cos x जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर आप इस साइड कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं या फिर आप इस साइड कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या किया, sin x था, ये वैल्यू दे रखी थी sin x, इसका यहाँ पे डेरिवेटिव कह रखा था। तो अगर यहाँ पे d/dx ऑफ sin x प्लस में कांस्टेंट भी दे रखा हो तो आपको पता है कि d/dx ऑफ ए कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे दिया होता sin x प्लस में 3, अगर आपको इसका d/dx करना है तो भी आप देख रहे हो कि ये जो 3 है ये तो 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू तो आपके पास sin x ही आने वाली है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये जो c है ये हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी इसकी एक रैंडम चॉइस होती है, और ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम इसको यूज कर रहे हैं, तो यानी कि इस टाइम में कांस्टेंट क्या कहलाएगा आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। ओके, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसका जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तब आपको ये फंक्शन मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे समझा दिया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। इससे पता चलता है कि ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के बीच में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या रिलेशन होता है, क्या डेफिनाइट इंटीग्रल होता है, क्या इंडेफिनाइट इंटीग्रल होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे जिनका यूज होगा हमारी एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, जिनको मैं अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे fx की वैल्यू दे रखी है और dx दे रखा है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे dx का यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रल हो रहा है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, जैसे अगर हम करते थे dy/dx, तो उसका मतलब होता था कि हम क्या कर रहे थे, ये जो y फंक्शन था विद रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेट कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे dx लगाए, यानी इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है fx, इसको हम कहेंगे इंटीग्रैंड, और ये जो x दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूले। अगर इस तरीके से आपको x की पावर n दे रखा है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, आप देख रहे हो यहाँ पे x ही चल रहा है हर जगह, तो होगा क्या कि जो वैल्यू दे रखी होगी उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और नीचे भी वही पावर आएगी और प्लस में 1 आएगा। और साथ में यहाँ पे हमने c यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट यूज किया है, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे आपका डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू ही इंडेफिनाइट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 दे रखा है, अगर 1 का dx करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस में c यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और आप कांस्टेंट लगाते जाएंगे साथ में। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, वेरएस अगर आप देखते हो तो cos x का यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो वहां पे माइनस sin x होता है। और इसी तरीके से sec2x dx है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो tan x प्लस में c आएगा। cos x स्क्वायर x का करना है तो माइनस cot x आएगा। sec x और tan x का करना है तो sec x आएगा, और अगर आप sec x का डेरिवेटिव करते हो तब आपके पास sec tan x आता है। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ cos x cot x dx है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस cos x। अगर आप cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है माइनस cos x और cot x। ठीक है, तो ये उल्टे हो रहे एक दूसरे के, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा। ओके, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ये करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स x आएगा। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉस इनवर्स x आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसका करेंगे dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो tan इनवर्स x आएगा। अब और फॉर्मूले हमारे इस साइड लिखे हुए हैं, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स x आएगा। इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगी, यहाँ तक तो आपको करने पड़ेंगे रिमेंबर, और आप क्वेश्चन करोगे जैसे जैसे वे सारे आराम से रिमेंबर हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। और e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ यहाँ पे आ जाएगा mod ऑफ x। अगर a की पावर x दे रखा है तो इसकी वैल्यू आएगी a की पावर x अपॉन में log ऑफ a, और अगर a का आपको dx करना है तो वैल्यू आती है ax प्लस में c। ओके, तो ये काफी ज्यादा है सिंपल।
तो जैसे ये इसका मतलब देखो, अगर आपको ax दे रखा है और आपको d/dx करना है ax का, तो आप क्या वैल्यू लिखोगे, a लिखोगे, राइट। तो ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे a dx का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ax। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये सारे फॉर्मूले हमारे। तो आज की वीडियो में हमने एकदम बेसिक समझा है, इतना ही रखेंगे इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी 7.1 कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है आप उनसे ट्यून रहें, आप उनके साथ जुड़े रहें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो बेल आइकन है उसको दबा सकते हैं। उसको प्रेस करने से क्या होगा कि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए, और साथ ही में आप ये भी बता सकते हैं कि हम कैसे और अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।